हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे इसमें शाहजहाँ के बारे में। तो इसके पहले मैंने आपको जहांगीर के बारे में बताया था और जहांगीर का जो वीडियो है काफ़ी अच्छे से हो गया है। और जहांगीर का जितना भी जीवन परिचय था, जितने भी बेसिक चीज़ें थी वो मैंने दिखाया और क्या क्या विजय अभियान होता है और मैप भी दिखाया था कि कैसे कैसे विजय अभियान होता है। तो अब इस वीडियो में मुगल साम्राज्य जो हमारा चल रहा है, तो इसमें अब शाहजहाँ के बारे में हमें देखना होगा और शाहजहाँ भी एक वीडियो में कम्प्लीट होगा। तो जैसे जैसे मतलब कम्प्लीट होते जा रहा है तो एक एक वीडियो लग रहा है एक शासक में। और उसके बाद औरंगजेब को हम देखेंगे, औरंगजेब के बाद उत्तरवर्ती जो मुगल हैं उनको देख के फिर हम जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कंप्लीट कर लेंगे। और औरंगजेब में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो लंबा होगा, लेकिन मैं एक ही वीडियो में उसको कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा। और उत्तरवर्ती मुगल भी जल्दी से ही कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आप लोग इसको सीक्वेंस से देखते हैं। और इसके पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी है। जो मुगल साम्राज्य चल रहा है तो उसमें बहुत सारी वीडियो आ गई हैं और बहुत सारी अभी आएंगी। और उससे पहले मैंने आपको विजयनगर, बहमनी साम्राज्य और भक्ति, सूफी, प्रांतीय जितने राजवंश थे, मेवाड़, मारवाड़, मालवा, गुजरात, कश्मीर, बंगाल, जितने भी मतलब प्रांतीय राजवंश हैं वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके पहले हमने दिल्ली सल्तनत बहुत ही अच्छे से देख लिया है। और उससे पहले अरबी तुर्की आक्रमण भी बताया था, फिर कैसे कैसे राइज ऑफ इस्लाम होता है और अरबी तुर्की फिर आक्रमण करना शुरू करते हैं, तो वो कंप्लीट मैंने कर दिया है आपको। तो अब हमें इसमें देखना है शाहजहाँ के बारे में, और शाहजहाँ के बारे में बहुत ही अच्छे से मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो पहले हम देखेंगे शाहजहाँ का जो जीवन परिचय रहता है शुरू में, तो ये जहांगीर का पुत्र रहता है। और देखेंगे कि जहांगीर के 3 इंपॉर्टेंट पुत्र रहते हैं। तो उसमें आप देखेंगे खुर्रम रहता है, खुसरो रहता है और ये शहरयार रहता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रहते हैं और बाकी जो है वो रहते हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इनके बीच में सत्ता संघर्ष होता है। तो देखेंगे जो खुसरो रहता है उसका विद्रोह तो पहले ही हुआ रहता है और खुसरो के ही विद्रोह मतलब वो करता है खुसरो विद्रोह, और जो सिख गुरु रहते हैं उनके पास चला जाता है अर्जुन देव के पास। और अर्जुन देव संरक्षण दे देते हैं, जिसपे जहांगीर बोलता है कि या तो तुम हरजाना भरो या तो तुम्हें सजा दी जाएगी। तो ये आपने देखा था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और वहाँ पे फिर खुसरो के विद्रोह के कारण अर्जुन देव को फांसी दे दी जाती है और खुसरो को फिर कैद में डाल दिया जाता है। और बाद में देखेंगे कि कैद में ही उसको जो शाहजहाँ रहता है वो मरवा देता है, क्योंकि ऐसा लगता है उसको कि बाद में ये जाके शासक बन सकता है, इस वजह से उसको वहीं पे मरवा देता है ये। तो ये मैंने आपको बताया था। और एक तो ये खुर्रम रहता है जो इसका दूसरा पुत्र रहता है, और एक शहरयार रहता है जो मैंने आपको नूरजहाँ के बारे में बताया था। तो नूरजहाँ मेहरुनिसा वास्तविक उसका नाम रहता है और विवाह उसका अली कुली बेग से हुआ रहता है। और बाद में अली कुली बेग की मृत्यु हो जाती है और जो अकबर की विधवा रहती है सलीमा बेगम, उसके देखभाल के लिए जो नूरजहाँ रहती है उसको नियुक्त किया जाता है। और बाद में धीरे धीरे देखेंगे कि जहांगीर से करीबी बढ़ती है और जहांगीर से उसकी शादी हो जाती है। एक नवरोज का त्यौहार का दिन था, तो उसी दिन देखता है और जो जहांगीर रहता है उसके प्यार में पागल हो जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो वहाँ पे उनकी शादी हो जाती है। और फिर जो नूरजहाँ रहती है उसकी एक पुत्री रहती है, पहले से ही देखेंगे, लाडली बेगम। और लाडली बेगम का शादी जो जहांगीर का पुत्र रहता है, तीसरा आप मान सकते हैं, उसका नाम शहरयार रहता है, उससे शादी कराती है लाडली बेगम। और शहरयार को ही शासक बनाना चाहती थी वो, लेकिन जो ये खुर्रम था शाहजहाँ, ये भी शासक बनना चाहता है। और जो नूरजहाँ थी उसका भाई देखेंगे, उसका भाई रहता है आसफ खां, और वो अपनी पुत्री की शादी करा देता है शाहजहाँ से। और ये मतलब भाई बहन में अब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है कि कौन शासक, मतलब किसका जो दामाद है वो शासक बनेगा। तो उधर वो शहरयार को बनाना चाहती थी नूरजहाँ, जो आसफ खां रहता है वो शाहजहाँ को शासक बनाना चाहता है। और फिर देखेंगे शहरयार को सबको मार देगा जो आसफ खां रहता है, और बाद में शाहजहाँ को गद्दी मिलती है। तो गद्दी मिलती है इसकी। तो अब हम देख लेते हैं इसका जो शुरुआती जीवन परिचय रहता है, ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये मैंने एक ओवरव्यू बता दिया आपको कि कैसे ये शासन में आता है। तो इसका जन्म देखेंगे जोधपुर के जो राजा रहते हैं उदय सिंह, उनकी पुत्री रहती है जगत गोसाई, जोधाबाई। तो जो उसकी वाइफ रहती है अकबर की देखेंगे, उनको हरखाबाई इतिहास में पुकारा गया है, इसको जोधाबाई पुकारा गया है इतिहास में। जगत गोसाई इसका नाम रहता है। इसी से शादी हुआ रहता है जहांगीर का, मतलब ये उदय सिंह की पुत्री रहती है, इसी से शादी हुआ रहता है। और इसी से पुत्र जो पैदा लेता है लाहौर में देखेंगे 1592 में, खुर्रम। तो शुरू में इसका खुर्रम नाम रहता है। बाद में देखेंगे कि दक्षिण भारत का अभियान करेगा तो इसको जहांगीर द्वारा शाहजहाँ की उपाधि दी जाएगी, मतलब पूरे जहान को जीतने वाला। तो ये खुर्रम का जन्म होता है यहाँ पे जो आपने देखा। और इसका विवाह जो आप देखेंगे, तो इसका विवाह 20 वर्ष की उम्र में हो जाता है नूरजहाँ, जो आसफ खां की पुत्री रहती है। अर्जुमंद बानो बेगम इसका नाम रहता है। 1611 में इसकी शादी होती है इससे। तो इसी के नाम पे देखेंगे ताजमहल बनवाता है, जो कि मतलब 7वां अजूबा में से एक अजूबा है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है मोहब्बत की मिसाल के लिए। और जो अर्जुमंद बानो बेगम रहती है, इसकी मतलब 14वां पुत्र को जन्म दे रही थी, मतलब 14वें बच्चे को। तो वहाँ पे प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको 14 बच्चे लगभग हुए रहते हैं और लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है बच्चा पैदा करते में ही। और इसी को मुमताज महल भी आप नाम से पुकारते सुने होंगे, बहुत लोग मुमताज महल भी बोलता है इसको। तो इसी के नाम पे ताजमहल बनता है। तो ये होता है। और आगे देखेंगे जहांगीर अपने बेगम नूरजहाँ की कूटनीति को मानते थे, तो नूरजहाँ से काफी लगाव था। और नूरजहाँ के बारे में मैंने बताया है पिछली वीडियो में, तो उसमें देखें आप, नूरजहाँ मतलब पूरा शासन प्रशासन इसी के अंडर में था, समझिए राजा के बाद यही आती थी। और राजा जो था
जहांगीर तो ये काफ़ी शराब पीता था और ये शराब पी के हमेशा नशे में रहता था। तो समझिए नूरजहां ही जो थी टोटल शासन प्रशासन चलाते रहती थी और उन्हीं को तवज्जो ये देता था, जिसके चलते जो शाहजहां था जहांगीर से ज़्यादा नहीं बनती थी। तो शाहजहां जो था उसको जहांगीर से ज़्यादा नहीं बनती थी इसको। और खुसरो भी था तो देखेंगे जब खुसरो रहता है तो उसकी भी ज़्यादा नहीं बनती है। उसी शराब पीने की वजह से उसकी माँ जो रहती है वो आत्महत्या कर लेती है। तो वो मैंने बताया आपको। और नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति पेंशन दे के ये फिर लाहौर में भेज देता है, जो शाहजहां जब राजा बनता है। और 1645 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो होता क्या है कि नूरजहां जो रहती है ये शहरयार को अपना शासक बनाना चाहती है, क्योंकि लाडली बेगम जो इसकी पुत्री रहती है पहले से, तो शहरयार से शादी करा देती है, जहांगीर का पुत्र रहता है उससे, और उसी को राजा बनाना चाहती थी। लेकिन शाहजहां देखेंगे आसफ खां की वजह से, उसी का भाई रहता है आसफ खां नूरजहां का, इसकी मदद से फिर ये शासन में आता है। यहाँ पे सबकी हत्या करा दी जाती है शाहजहां द्वारा बोल के कि आसफ खां सबकी हत्या कर दो वहाँ पे। और फिर आसफ खां 7000 का मनसबदार भी बनाता है शाहजहां, और वजीर के पद पे भी नियुक्त करता है प्रधानमंत्री के, बाद में आप देखेंगे। और जैसे ये शासक बनता है तो नूरजहां को भी भेज देता है पेंशन दे के 2 लाख रुपए प्रति माह की, अब चले जाओ यहाँ से, मतलब अब यहाँ तुम्हारा क्या काम है, जहांगीर तो रहा नहीं। और फिर अगला क्या होता है कि जहांगीर की मृत्यु के उपरांत देखेंगे शाहजहां ने अपने ससुर आसफ खां, तो मैंने बताया है ये ससुर रहता है इसका आसफ खां, के निर्देश दिया कि मतलब शाही परिवार के जितने भी लोग हैं जो कि शासक बन सकते हैं उनको मार दिया जाए, और राजा मैं बनूंगा, मतलब सिंहासन के जितने भी दावेदार हैं उनको मार दिया जाए। और आसफ खां मार भी देता है सबको। शहरयार को एक युद्ध में हरा के फिर बंगाल वाले इलाकों में शहरयार रहता है उसको भेज दिया जाता है वहाँ पे, और यहाँ पे शासक बन जाता है शाहजहां। और 1628 ईस्वी में देखेंगे शाहजहां का फिर राज्याभिषेक होता है आगरे के किले में, और इसको उपाधि क्या दी जाती है, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब, किरण सानी की भी उपाधि दी जाती है। मतलब इसको देखेंगे इतना बड़ा उपाधि, मोहम्मद साहिब किरण साहानी की भी उपाधि दी जाती है और अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन की भी उपाधि इसको दी जाती है जब ये शासक बनता है वहाँ पे। और उसके बाद क्या होता है देखेंगे 1639 में शाहजहां अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर देता है, और नई राजधानी जो रहती है, पहले तो शाहजहानाबाद जो रहता है ये नाम रहता है, पुरानी दिल्ली को ही बोलते हैं, मतलब इस नाम से स्थापित करता है। और इसको दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद समेत कई मशहूर ऐतिहासिक इमारत ये बनाता है। तो ये मैं आपको बताऊंगा आर्ट एंड कल्चर वाले में कि ये सब कुछ प्रमुख जो इसके इमारत रहते हैं ये बनवाता है शाहजहां। तो पहले राजधानी जो रहती है पुरानी दिल्ली को ही शाहजहानाबाद बोलते हैं, तो उसमें उस नाम से पहले बसवाता है जो शहर रहता है, और फिर राजधानी शिफ्ट कर देता है जो कि आज पुरानी दिल्ली के नाम से जानी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आगरा से काम नहीं चलता था, आगरा से ही देखेंगे आप टोटली काम इनका आगरा से ही चला है जितना भी मुगलों का रहा है। और फिर जो साल 1648 रहता है, मुगल शासकों मयूर जो सिंहासन रहता है आगरा के लाल किले में शिफ्ट कर देता है। तो ये मयूर सिंहासन आप देखेंगे बहुत महंगा रहेगा, जो कि नादिर शाह जब आएगा तो इसको लूट के भी ले जाएगा। तो वो मैं आपको बताऊंगा उस टाइम का, मतलब बहुत बड़ा ये रहता है, बहुत मतलब पैसा इसका रहता है। मैं वहाँ पे उसको आपको बताऊंगा कि कितने का ये रहता है एक्चुअली वहाँ पे। तो ये सब कुछ कराता है, मतलब ये काम रहता है, ये आपको पता होनी चाहिए। और सम्राट जो अकबर रहता है उदार धार्मिक नीति अपनाता है, उसके कारण इसको अभूतपूर्व जो रहती है उपलब्धि मिलती है। यही जो मतलब धार्मिक नीति मैंने जो बताया अकबर अपनाता है। बाद के शासक जो भी रहते हैं बस इतना पैसा आ गया रहता है, लोग जुड़ जाते हैं, टैक्स आने लगता है, इतना पैसा आ जाता है कि अब इन लोगों को कुछ सोचना नहीं पड़ता है यहाँ पे, और पैसा मिलते रहती है और इनका शासन चलते रहता है। तभी देखेंगे ये लाल किला उस टाइम का उतना बड़ा जो इमारत है ये निर्माण कराता है, ताजमहल निर्माण कराता है। और ताजमहल एक नहीं 2 बनाने का इसका वहाँ पे मन था, एक ब्लैक ताजमहल और एक वाइट ताजमहल। वाइट ताजमहल तो बनवा देता है यमुना के उस पर, फिर ब्लैक ताजमहल भी इसका बनवाने का मन रहता है, लेकिन फिर किसी कारण बस ये छोड़ देता है। ट्रेजरी हो गई रहती है इनकी खाली, समझिए। और इसी वजह से देखेंगे कि औरंगजेब चिढ़ा रहता है और इसको कैद में डाल देता है, क्योंकि उसको दक्कन का अभियान करना था, और दक्कन के अभियान में सेना पे पैसा खर्च करने के लिए पैसा बचा नहीं था। पैसा नहीं बचा था तो फिर वो अभियान नहीं कर पा रहा था, और उसका कंटिन्यू देखेंगे युद्ध चल रहा था, सिखों से चल रहा था, इधर मराठों से चल रहा था, राजपूतों से चल रहा था, सातनामियों से चल रहा था, सभी से चल रहा था। तो उसको चाहिए था पैसा जो कि था नहीं, तो इस वजह से वो चिढ़ गया रहता है वहाँ पे। और अकबर के ही कारण इन लोगों को मतलब इतना पैसा मिल पाता है, लेकिन उसके बाद अकबर जितना ये लोग नहीं कर पाते हैं शासन अच्छा से स्थापित। और फिर अब इसका भी होता है साम्राज्य विस्तार, जैसा कि सभी शासक साम्राज्य विस्तार करते थे। तो एक तो उनका साम्राज्य विस्तार मतलब कंटिन्यू युद्ध होते रहता था, तो कंटिन्यू युद्ध होने की वजह से आप देखेंगे कि पैसा भी लगता था, और कंटिन्यू युद्ध के ही वजह से देखेंगे कि पहले जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ती थी। आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि आप देख रहे हैं अगर हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो कंटिन्यू युद्ध चला है, जो भी साम्राज्य हो, शासक हो, चाहे जो भी हो, तो कंटिन्यू युद्ध तो चल ही रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं हुमायूं आए, चाहे फिर अकबर आए, जहांगीर आए, शाहजहां आए, औरंगजेब आए, कोई भी है, उत्तरवर्ती मुगल चाहे कोई भी देख ले, चाहे आप मतलब एंसेंट इंडिया में ही देख ले, जो भी शासक आया है तो वहाँ पे युद्ध चला है। युद्ध चला है तो कंटिन्यू जो सेना रहते थे उनकी मृत्यु होती रहती थी, और मृत्यु होने की वजह से देखेंगे कि उतना जनसंख्या नहीं बढ़ पाता था। आज देखें
देखेंगे मतलब कि शासन स्टेबल हो गया है, ज़्यादा युद्ध नहीं होता था। तो इसी वजह से देखेंगे पहले सेना में लोग जाने से भी डरते थे, क्योंकि सेना में हमेशा मतलब वहाँ पे उनकी वीर गति प्राप्त हो जाती थी और सेना में लोग मर जाते थे। तो पहले सेना में लोग नहीं जाना चाहते थे। आज देखेंगे आज सेना में जाने के लिए लोग उतना मतलब बेचैन रहते थे, क्योंकि युद्ध वगैरह भी कम हो गया। अगर अभी भी मतलब युद्ध छिड़ जाए कहीं पे तो देखेंगे ज़्यादा लोग सेना में भर्ती होना नहीं चाहेंगे। मैं ओवरऑल बोल रहा है, पूरे दुनिया का, एक देश को लेकर ये बात नहीं बता रहा हूँ। तो अब साम्राज्य विस्तार में इसको भी दक्कन में जीतना था। इधर तो मतलब समझिए कि बहुत सारा इलाका जीत ही चुका था, अब दक्कन भी जीतना था। दक्कन बाद में देखेंगे कि औरंगजेब जीत पाता है, ये भी दक्कन को पूरी तरह से नहीं जीत पाता। तो पहले अहमदनगर देख लेते हैं। अहमदनगर रहता है बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, ये रहते हैं। जब ये बहमनी साम्राज्य टूटता है तो आप अगर देखे होंगे बहमनी साम्राज्य जब टूट जाता है वहाँ पे, तो फिर ये आते हैं और इन्हीं को दक्कनी राजवंश बोला जाता था। तो इन्हीं को जीतने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे चला है युद्ध कंटिन्यू, और फिर मराठा भी डेवलप हो जाते हैं बाद में वहाँ पे देखेंगे। तो पहले रहता है अहमदनगर। आप देखेंगे तो अहमदनगर में मलिक अंबर की मृत्यु हो गई रहती है। मलिक अंबर एक मतलब समझिए कि एक सेनापति रहता है। मलिक अंबर एक ब्लैक था जो कि देखेंगे सोमालिया से मंगाया गया था। ये मतलब दासों का व्यापार तो चलता ही था, और धीरे धीरे ये देखेंगे कि पीएम के पद पे चल जाता है। निजाम शाही वंश वहाँ पे चलते रहती है, तो यहाँ पे मतलब ये चला जाता है और अब इसकी हो गई है मतलब समझिए मृत्यु। उसके बाद देखेंगे जो इसका पुत्र रहता है, तो फतेह खां रहता है इसका पुत्र, और वहाँ के जो राजा रहते हैं उन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ये शासक में रहे जैसे मलिक अंबर रहता है। तो फिर यहाँ पे अब सफलता मिलती है शाहजहां को। ये अब महावत खां जो रहता है इसका सूबेदार रहता है। तो महावत खां इसको फिर दक्कन का ये और जो दौलताबाद रहती है इसमें इसको सफलता मिलती है, और ये यहाँ पे मतलब समझिए सूबेदारी दे देता है। और बाद में देखेंगे औरंगजेब भी यहीं पे रहता है, और औरंगजेब भी यहाँ पे युद्ध करता है कितनी बार। तो फतेह शाह रहता है और इसका पुत्र देखेंगे कि फतेह खां रहता है मलिक अंबर का पुत्र, और जो वहाँ का राजा रहता है निजाम शाही वंश का, उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो फिर यहाँ पे ये उसी का फायदा उठा के शाहजहां इस पे कब्जा कर लेता है। इस प्रकार देखेंगे निजाम शाही वंश का अंत भी हो जाता है। और फिर होता क्या है कि शिवाजी के पिता रहते हैं शाहजी भोसले, और 1635 में मुर्तजा तृतीय को निजाम शाही वंश का शासक घोषित कर संघर्ष किया। तो अब क्या करते हैं कि ये लोग अब जब मराठा भी तो देखेंगे कि एक्सपेंड करेंगे वहाँ पे, तो अब मराठा क्या करते हैं कि मुर्तजा तृतीय रहता है इसको फिर निजाम शाही वंश पे बैठाते हैं, और फिर अब मुगलों से ये संघर्ष करते हैं यहाँ पे। और फिर शाहजी की सहायता से देखेंगे अप्रत्यक्ष रूप से गोलकुंडा बीजापुर के शासक मदद की थी। तो यहाँ पे क्या चलता था देखेंगे, गोलकुंडा बीजापुर तो, और फिर यहाँ पे जो मराठा है तो इन लोगों का कौन दुश्मन है, मेन वहाँ पे दुश्मन जो रहते हैं वो देखेंगे कि मुगल ही रहते थे। तो अब ये कभी कभी क्या करते थे, सपोर्ट कर देते थे। या तो मराठा रहते थे तो गोलकुंडा को सपोर्ट कर दे, या फिर बीजापुर को कर दे, या फिर गोलकुंडा या बीजापुर जो रहता है मराठों को सपोर्ट कर दे। तो ये फिर वहाँ पे लड़ने के लिए सपोर्ट करते थे। तो फिर क्या करता है वहाँ पे कि देखेंगे शाहजहां इनको घेर लेता है चारों तरफ से, देखेंगे गोलकुंडा और बीजापुर को, और फिर अटैक करता है। और वहाँ पे मतलब पूरी तरह से नहीं, संधि होती है बस देखेंगे। और फिर देखेंगे बीजापुर जो अगला रहता है, बीजापुर के शासक रहते हैं आदिल शाह द्वारा सरलता से अधीनता स्वीकार ना करने के कारण शाहजहां उनके तरफ मतलब 3 तरफ से आक्रमण करता है। तो बीजापुर जो रहता है, तो बीजापुर पे देखते हैं 3 तरह से आक्रमण किया जाता है। पहले घेरा जाता है, घेरा इसलिए जाता है कि मराठा जो रहते हैं इधर से सपोर्ट ना करें और बीजापुर को इधर हरा दिया जाए। तो इधर से अटैक करता है और इधर से देखेंगे, और इधर से मतलब पीछे में आके यहाँ से मराठों को कट कर दिया जाता है, ताकि मराठा जब सपोर्ट कर देंगे तो फिर वहाँ पे जीतना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से 3 तरफ से इन पे आक्रमण किया जाता है यहाँ पे। और इस तरह देखेंगे बादशाह जो शाहजहां रहता है 1636 में औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार मतलब बना देता है। वहाँ पे दक्षिण भारत में ही नियुक्त करके आ जाता है, और दक्षिण भारत में ही औरंगजेब रहता है। और बाद में जब उत्तराधिकारी का युद्ध होगा तो ये दक्षिण भारत से ही आएगा युद्ध लड़ने यहाँ पे। और फिर देखेंगे दक्षिण भारत का ये अभियान करेगा। पूरी तरह से जो मराठा थे वो हार मानने को तैयार नहीं थे, और फिर औरंगजेब से और मराठों में युद्ध होगा, जो कि ये कभी जीतेगा नहीं वहाँ पे। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वजह से भी बोला जाता है। जैसे आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक भी रहता है, तो वो दक्षिण भारत में ही पला बड़ा रहता है। तो फिर वहाँ पे दौलताबाद या फिर देवगिरी राजधानी लेके जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। वैसे ही इसको भी माना जाता है, जो औरंगजेब रहता है दक्षिण भारत में रहता है, तो इस वजह से ही ये दक्षिण भारत में फिर से जाना चाहता है और वहाँ पे जाके रहने लगता है। और पूरा जो देखेंगे उसका जो साम्राज्य विस्तार रहता है दक्षिण भारत में ही लगा देता है 25 वर्षों तक। और इसी वजह से माना जाता है कि जो मुगल रहते हैं वो डिक्लाइन भी हो जाते हैं दक्षिण भारत के अभियान के ही कारण। तो ये मैं आपको बताऊंगा औरंगजेब जब हम देखेंगे वहाँ। और इस बीच देखेंगे जो औरंगाबाद रहती है उसको मुगलों की मतलब दक्षिण भारत की राजधानी बना दी जाती है। औरंगाबाद मतलब औरंगजेब के ही नाम पे इसका नाम रखा जाता है, और इसको राजधानी बना दी जाती है दक्षिण भारत की। और फिर होता क्या है देखेंगे, औरंगजेब जो रहता है इसको फिर 1645 में गुजरात का शासक हुआ। तो अब हुआ था कि मतलब गुजरात में भी देखेंगे विद्रोह होने लगा था। तो फिर जब ये दक्षिण भारत में जीतता है, और यहीं पे देखेंगे अब जो इसकी वाइफ रहती है मुमताज महल, इसकी हो गई है मृत्यु। और बार बार अब जो है शाहजहां जा रहा है वहाँ पे
मतलब पहले तो बीमार थी और अब इसकी मृत्यु हो गई है, तो वो बार बार देख रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ पे दिल्ली वाले इलाकों में, तो इस वजह से विद्रोह भी होना शुरू हो जाता है। और तो फिर यहाँ पे औरंगजेब को बोलता है गुजरात वाले इलाकों में कि जाके वहाँ पे विद्रोह दबाओ, और दबाता भी है वो वहाँ पे जाके। और यहाँ पे बीजापुर और जो गोलकुंडा रहता है, इनसे समझिए कि इन लोगों का संधि हो जाता है। तो पूरी तरह से तो देखेंगे औरंगजेब मिलाएगा, तो इनसे जो संधि होता है तो उसमें शाहजहाँ बोलता है कि मेरे नाम का तुम सिक्का ढलवाओ, और औरंगजेब से शादी भी कराता है। यहाँ पे देखेंगे वैवाहिक संबंध भी बनवाता है, 6 लाख रुपया वार्षिक भी लेता है इन लोगों से। और जो मोहम्मद सैयद वजीर रहता है यहाँ का, एक देखेंगे गोलकुंडा का ही रहता है, और गोलकुंडा के खान से कोहिनूर हीरा जो मिला रहता है, ये शाहजहाँ को यहाँ पे मिल जाता है समझिए। और ये जो तख्ते ताउस देखेंगे उसमें ये जरवा के रखता है। और आदिल शाही वंश यहाँ पे चलती है बीजापुर में, उनको हरा देता है, और यहाँ पे मतलब समझिए कि संधि हो जाती है इन लोगों में। और देखेंगे 1622 रहती है, तो ये शाहजहाँ के पिता जो जहांगीर रहते हैं कंधार, उसी के टाइम से समझिए निकल गया है इन लोगों से। अकबर वहाँ पे कब्जा किया था, जो मैंने बताया, उसी का चचेरा भाई था, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो कंधार पे कब्जा कर लेता है। तो ये कंधार निकल जाता है जहांगीर के समय में, और फिर शाहजहाँ अधिकार भी कर लेता है समझिए 1648 से 49 में पारसियों से, क्योंकि कंधार देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट था। और मुगल समझ भी गए थे कि कंधार को हमेशा मतलब अगर नहीं रखिएगा अपने में तो फिर वहाँ से आक्रमण का खतरा है आपको। जो ट्रांसऑक्सियाना वाला क्षेत्र है उधर से आपको आक्रमण होगा, जो कि बाद में आप देखेंगे नादिर शाह तभी आता है। जैसे मतलब इन लोग तो कब्जा कर नहीं पाते हैं, औरंगजेब भी बहुत ज़्यादा ट्राई करेगा वहाँ पे कब्जा करने के लिए, लेकिन वो लोग कर नहीं पाएंगे। और फिर वहाँ पे नादिर शाह आता है, फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली भी आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था, तो ये लोग हमेशा कब्जे में रखते थे। अकबर को ये पता थी बात, और ये हमेशा अकबर कब्जे में रखता था जो कंधार होता था। लेकिन जहांगीर के काल में ही ये निकल जाता है, और थोड़े दिनों के लिए शाहजहाँ कब्जा भी करता है, और शाहजहाँ कब्जा भी करता है, फिर वो अपने आप की स्वतंत्रता की घोषणा वहाँ पे कर देता है। और मुगलों के अधिकार से जहांगीर के टाइम में निकल गया था। शाहजहाँ के कूटनीतिक नीतियों की वजह से वहाँ का जो किलेदार था देखेंगे अली मर्दान खां, ये फिर 1639 में मुगलों को दे दिया था ये जो कंधार था। तो ये शाहजहाँ के काल में जो मैंने बताया कुछ टाइम के लिए आ जाता है जो ये कंधार रहता है, लेकिन फिर से वहाँ पे वो अपने मतलब स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। लेकिन देखेंगे 1648-49 में इस किले की पर्सियों ने, जो पर्सिया एम्पायर मतलब वहाँ पे ईरानी एम्पायर था, ईरान के लोग थे, तो वो अपना अधिकार जमा लेते हैं। लेकिन उसके बाद ये कभी नहीं इन लोगों के हाथ में आता है। औरंगजेब को भी भेजता है, दारा सिकोह भी जाता है जीतने के लिए, लेकिन किसी को वहाँ पे सफलता नहीं मिलती है कंधार को जीतने में। देख रहे हैं 1653 में दारा सिकोह द्वारा कंधार जीतने की कोशिश नाकाम रही, तो दारा सिकोह को भी भेजता है, उससे पहले जो औरंगजेब रहता है उसको भी भेजता है, लेकिन ये लोग जीत नहीं पाते हैं। तो ये रहता है यहाँ पे। तो अब हम देख लेते हैं विद्रोह कौन कौन सा हुआ। तो विद्रोह इन लोगों के शासनकाल में कंटिन्यू होते रहता था। जो भी शासक बनता था, मैंने शुरू से अंत तक दिखाया, तो जनता सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होती है कभी भी किसी को, और विद्रोह होते रहता है वहाँ पे। किसी को मतलब टैक्स के लिए, भूमि के लिए, बहुत चीज़ों के लिए विद्रोह होते रहता है। तो इसके शासनकाल में भी बहुत विद्रोह होते हैं, लेकिन कुछ हम इंपॉर्टेंट विद्रोह देखेंगे। और ये विद्रोह इसी के शासनकाल में नहीं, पहले के भी जितने शासक आए हैं तो मैंने बताया है विद्रोह हुआ है। क्योंकि जब भी मतलब जास्ती से वहाँ पे साम्राज्य विस्तार करिएगा तो वहाँ पे विद्रोह होना लाजमी सी बात है। तो ये विद्रोह हुआ है। और दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है इन्हीं के काल में विद्रोह हुआ है, अंग्रेज भी आएंगे तो देखेंगे अंग्रेज के काल में तो सबसे ज़्यादा विद्रोह होगा। तो शासक और शासन की नीति आप वहीं से देख सकते हैं कि कितना विद्रोह हो रहा है वहाँ पे। मतलब ज़्यादा विद्रोह हो रहा है यानी जनता खुश नहीं है उस शासन प्रशासन से, और कम विद्रोह हो रहा है तो जनता खुश है, इससे इसका पता चलता है। तो पहले बुंदेलखंड का विद्रोह होता है यूपी में, आज देखेंगे बुंदेलखंड आज भी है। तो बुंदेलखंड में विद्रोह होता है, जैसे ये गद्दी पे बैठता है तभी विद्रोह होता है, और लगभग देखेंगे 1628 से लेकर 1636 तक चलता है। और बीर सिंह बुंदेला, पहले आप देखेंगे जहांगीर रहता है, इसका सपोर्टर रहता है बीर सिंह बुंदेला, और यही मिलके फिर बीर सिंह बुंदेला और जहांगीर मिलके, बीर सिंह बुंदेला ही मतलब इसको सपोर्ट करता है जहांगीर को। और अबुल फजल जो रहता है देखेंगे अकबर के शासनकाल में नवरत्न में भी रहता है, अबुल फजल की फिर हत्या करा देता है वहाँ पे। जहांगीर रहता है, बीर सिंह बुंदेला से ही कराता है। और फिर इसके शासन में बनते बनते देखेंगे इसका पुत्र रहता है जुझार सिंह, ये इसके नेतृत्व में फिर जो शाहजहाँ रहता है इसके अगेंस्ट में यहाँ पे विद्रोह होता है। और फिर जो जुझारू सिंह रहता है इसके नेतृत्व में विद्रोह होता है। और विद्रोह क्यों होता है आपको ये समझना पड़ेगा। कराई से जो बहुत सा धन एकत्र कर लिया था, तो दोनों तरफ आप देखेंगे, एक तो जनता इनसे भी त्रस्त रहेगी जुझारू सिंह जो रहते हैं, और दूसरा शाहजहाँ से भी, क्योंकि ये लोग भी कर वसूलने के लिए तरह तरह के वहाँ पे चीजें करते थे। तो एक तो वहाँ का जो शासक है उससे भी परेशान, फिर दूसरा जो देखेंगे शाहजहाँ उससे भी परेशान। तो फिर जो जुझारू सिंह था ये बोलता है कि जो वहाँ से कर वसूला जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे ज्यादातर जनता को कर देनी पड़ रही है। और इसके नेतृत्व में फिर क्या करती है, जनता को इकट्ठा करके और वहाँ पे विद्रोह करता है, ताकि मतलब ये स्ट्रेटेजी रहती
रहता है। ये लोग जो रीजनल सरदार सूबेदार रहते हैं, जनता के सपोर्ट पे फिर वहाँ पे विद्रोह करना और मतलब सेंटर से अलग होकर अपना शासन यहाँ स्थापित कर देना, ये स्ट्रेटेजी होता था वहाँ पे बोल के। लेकिन ऐसा नहीं था, टैक्स तो तुम भी वसूल रहे हो ना वहाँ पे। और फिर क्या करता है शाहजहाँ, तो अब मतलब इतनी बड़ी सेना है जब मुगलों की, तो अब ये जुझारू सिंह थोड़ा ही जीत सकता है वहाँ पे। जैसा कि आप देखेंगे ट्राइबल जो थे अंग्रेज के शासनकाल में भी, तो वो नहीं जीत पाते थे अंग्रेजों से, तो इसी वजह से विद्रोह होता है। और युद्ध तब होता है जब मतलब दोनों तरफ का पार्टी होता है एक मजबूत रहता है, तब वहाँ पे युद्ध होता है। और विद्रोह कब होता है, जब एक पार्टी कमजोर हो, दूसरा पार्टी मजबूत हो, तो ये विद्रोह होता है। और जुझारू सिंह को यहाँ पे दबा के जो मुगल सेना रहती है संधि करा देती है, तो ये पहला ही विद्रोह रहता है इनका। और औरंगजेब के नेतृत्व में देखेंगे एक विशाल मुगल सेना भेजी जाती है जुझारू सिंह को परास्त करके। भगत सिंह के जो लड़के रहते हैं देववीर सिंह को ओरछा का शासक बना दिया जाता है। तो ओरछा भी यहीं पे है, तो इसको ओरछा भी बोला जाता है। तो ओरछा का शासक यहाँ पे बना दिया जाता है। जो जुझारू सिंह रहता है इसको हटा के यहाँ पे, तो वही सब किया जाता था। जैसे कि मान लीजिए सेंटर जो नियुक्त करता है आईएएस ऑफिसर को, अगर वो बात नहीं मान रहा है सेंटर को, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे उसको हटा के तबादला करके दूसरे आईएएस ऑफिसर को वहाँ पे बैठा देगा। वैसे ही चीजें होती थी, कोई विद्रोह कर रहा है तो उसको हटा दो और हटा के फिर वहाँ पे दूसरे को बैठा दो। और फिर दूसरा देखेंगे इंपॉर्टेंट विद्रोह ये होता है खाने जहाँ में विद्रोह होता है, लोदियों का विद्रोह होता है। लोदी मतलब समझिए अफगानी रहते हैं, इनका विद्रोह होता है 1628 से लेके 1631 तक। और इसका कौन रहता है, पीर खां उर्फ इसको मतलब खाने जहाँ लोदी इसको बोला जाता था। और ये अफगान सरदार था, अफगानी थे ये लोग। तो अफगानी एक्टिव रहते हैं, हमेशा से एक्टिव रहते हैं वो लोग भी, अपना शासन मतलब स्थापित करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं वहाँ पे। तो ये अफगानी सरदार रहता है। इसे शाहजहाँ के समय में मालवा की सूबेदारी मिली थी, तो मालवा की पहले सूबेदारी मिली थी इसको, और फिर ये यहाँ पे विद्रोह कर देता है शाहजहाँ के खिलाफ में। तो जो मैंने बताया जैसे शासक चेंज होता था वहाँ पे, वैसे ही विद्रोह शुरू हो जाता था। तो ये विद्रोह कर देता है और फिर देखेंगे ये अहमदनगर में चला जाता है, अहमदनगर में अपना शासन स्थापित कर देता है ये सब छोड़ के। और क्या किया जाता है कि 1631 में देखेंगे लास्ट में इसको पकड़ के मृत्यु दंड दे दिया जाता है मुगल सेना द्वारा। तो मुगल सेना से डायरेक्ट नहीं लड़ा जा सकता वहाँ पे, इनको ये समझ नहीं आता। लेकिन तब भी जब जनता परेशान होती है तो वो उसके पास एक ही चीज़ बचती है वहाँ पे कि रेगुलेशन करना। तो वही चीज़ें ये लोग कर रहे थे, आपको पता है, लेकिन आप जीत नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। मतलब इतना लोग त्रस्त हो जाता था कि उसको करना पड़ता था। अब चाहे आपका पॉलिटिकल मुद्दा हो या फिर जनता का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, तो इस वजह से होती है वहाँ पे विद्रोह, हमेशा से होती आ रही है, अभी भी होती है। आप जो देखेंगे नक्सलाइट है तो वो विद्रोह ही तो करते हैं, मतलब वो खुश नहीं है सरकार। और फिर अब देखेंगे पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से जो शाहजहाँ रहता है 1632 में उनके महत्वपूर्ण व्यापारिक जो केंद्र रहता है हुगली पे अधिकार कर लेता है। तो अब होता क्या है, पुर्तगाली भी आ गए हैं, अंग्रेज भी आ गए हैं, और ये लोग क्या करते हैं कि तरह तरह के वहाँ पे गिफ्ट देना है, गिफ्ट दे के फिर वहाँ पे ये वहाँ से ईसाई धर्म प्रचार के लिए बहुतों को बुलाते हैं जो ईसाई धर्म प्रचारक रहते हैं, धर्म परिवर्तन कराया जाता है बड़े लेवल पे। आप देखेंगे ये सब चीज़ें चल रही थी, धर्म परिवर्तन, गांव के गांव लोगों को ये लोग पकड़ लेते थे और वहाँ पे धर्म परिवर्तन कर देते थे, बच्चों को किडनैप करके उसका धर्म चेंज करा देना, ये सब चल रहा था। और व्यापार के लिए आपस में लड़ रहे थे ये लोग, मतलब जितने भी विदेशी कंपनियां थी यहाँ पे आके लड़ाई कर रही थी, जबकि ये है पूरा तरह से भारत का टेरिटरी, लेकिन तुम यहाँ पे कैसे बिना पूछे लड़ाई कर सकते हो, ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन उतना बड़े लेवल पे शुरू में नहीं चल रही थी, आप देखेंगे तो फिर उतना ध्यान भी नहीं दिया जाता है। लेकिन जब ये लोग मतलब पूरी तरह से देखेंगे कि बात ही नहीं सुनते हैं किसी की और लड़ाई चलते रहती है, हुगली वाले इलाकों पे अधिकार भी कर लिए हैं वहाँ पे, और बात बात पे धमकी भी दे रहे थे वहाँ पे कि तुम मान लो कि हमसे युद्ध तो कर लोगे, पुर्तगाली बोलते थे, तो यहाँ पे तो हम हार जाएंगे। मतलब डायरेक्ट अगर पिच बैटल होता है अगर मुगलों से, तो मुगलों की सेना मतलब जमीन पे तो हराना बहुत मुश्किल है। तो ये पुर्तगाली बोलते थे जमीन पे तो तुम हरा दोगे, लेकिन फिर तुम्हारा व्यापार हम जितना भी है वो रोक देंगे, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका सभी जगह से रोक देंगे वहाँ पे। क्योंकि उनकी जो देखेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी जब चल रही थी, ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब घेराव करना भारत का पूरी तरह से, चारों तरफ से कोई भी व्यापार ना कर सके भारत से, मतलब जो भी हिंद महासागर है पूरी चारों तरफ से उसको घेर के उसको ब्लू वाटर पॉलिसी देखेंगे पुर्तगाली शुरू किए थे वहाँ पे। तो ये पूरा इनका देखेंगे कि पीक पे था अभी, और यूरोपीय यही बोल रहे थे जितने भी पुर्तगाली चाहे ब्रिटेन हो, तुम यहाँ तो मतलब हमें रोक दोगे, फिर तुम्हारा जितना भी व्यापार है समुद्र में हम व्यापार नहीं करने देंगे। और पायरेसी वहाँ पे चल ही रही थी, मतलब लूटपाट जो देखेंगे समुद्री लुटेरे उस टाइम तो बहुत ज़्यादा थे, अभी भी है ऐसा नहीं है। तो ये लूटपाट मचाने का वहाँ पे बोल रहे थे और बोल रहे थे कि मतलब तुम्हें व्यापार नहीं करने देंगे। तो इस वजह से इन लोगों को छूट देना पड़ रहा था मुगलों द्वारा। तो ऐसा ही क्वेश्चन भी आता है कि शुरू में ही मुगल क्यों नहीं दबा सके इन लोगों को। तो यही चीज़ें थी कि एक तो मतलब अब उनसे जो था नौसेना इतनी विकसित थी नहीं, मुगल का देखेंगे कभी भी मतलब कि दक्षिण भारत पे पूरी तरह से कब्जा था नहीं कि ये नौसेना विकसित कर सके। दक्षिण भारत पे पूरी तरह से कब्जा होगा तब तो वहाँ पे नौसेना विकसित करके वहाँ पे मतलब रख पाइएगा, तो नीचे वाले इलाकों पे तो इनका कब्जा था ही नहीं। तो ये एक कारण था।
इस वजह से इनकी नौसेना इतनी मजबूत नहीं थी। नौसेना थी लेकिन इतनी मजबूत नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि व्यापार में भी भारतीयों को फायदा हो रहा था। जितने भी यहाँ के ट्रेडर हैं तो व्यापारी को फायदा हो रहा था, तो फिर उसका जो वहाँ पे गवर्नमेंट रहती है शाहजहाँ की, तो उस पर उसका भी दबाव रहता है। जितना भी व्यापारी रहता है, आज भी देखेंगे कि गवर्नमेंट पे थोड़ा बहुत जो व्यापारी रहता है उसका दबाव रहता ही है। तो उस टाइम भी दबाव था कि इन लोगों को छूट दिया जाए ताकि हमारा व्यापार बढ़ सके, क्योंकि फायदा यहाँ के लोगों को भी हो रहा था, जॉब क्रिएशन भी हो रहा था। तीसरी बात यह है कि जो जॉब क्रिएशन हो रहा था, व्यापार जब बढ़ेगा तो जॉब भी तो मिलेगा, और जॉब मिलेगा तो सबको वहाँ पे जॉब मिल रही थी। तो इस वजह से भी मतलब मुगल शुरू में नहीं दबाने का सोचते हैं, और शुरू में नहीं दबाते हैं तो बाद में ये बहुत दिक्कत पैदा करते हैं वहाँ पे। लेकिन अब मुगल बादशाह जो शाहजहाँ रहता है उसका मतलब खटक जाता है, और फिर यहाँ पे देखेंगे हुगली पे अधिकार कर लेता है। जितने भी पुर्तगाली रहते हैं इनको मार के भगा दिया जाता है। और पुर्तगाली ये भी करते थे, यहाँ की महिलाओं से शादी करते थे, शादी करके फिर वहाँ पे, ताकि मतलब उनके धर्म में कैसे भी बढ़ाया जाए। तो धर्म बढ़ाने का आप खेल देखेंगे बहुत चला है वहाँ पे। ईसाई अलग अपना धर्म बढ़ाने का, उस पर तरह तरह की चीज़ें उपयोग करते थे। मुस्लिम थे वो अलग चीज़ें करते थे यहाँ पे अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए। मतलब जिसका जितना धर्म होगा उतना उसका व्यापार बढ़ेगा। शासकों का ये स्ट्रेटेजी होता था। तो फिर हुगली वाले इलाकों पर अधिकार कर लिया जाता है, लेकिन बाद में देखेंगे ये माफ़ी मांग लेते हैं। माफ़ी मांग के फिर से व्यापार शुरू करते हैं। तो ये लोग बार बार माफ़ कर देते थे वहाँ पे, क्योंकि देखेंगे फ़ायदा यहाँ भी था, भारतीयों को भी फायदा हो रहा था यहाँ पे इस वजह से। और अगला जो देखेंगे, शाहजहाँ के शासनकाल में सिख पंथ के छठे गुरु जो रहते हैं हरगोबिंद सिंह, इनका मुगलों से संघर्ष हुआ जिसमें सिखों की हार होती है। तो होता क्या है कि अब देखेंगे जो जहांगीर है, तो ये पांचवें गुरु जो अर्जुन देव है उनको मरवा चुका है। तभी से सिखों को चमक गया है वहाँ पे कि मुगल मतलब हमारे अगेंस्ट में है और इनसे युद्ध तो करना ही है कैसे भी। और छोटी छोटी बात पे यहाँ पे संघर्ष शुरू होने लगता है। तो एक दो घटना छोटी होती है वहाँ पे। इनका एक बाज उड़ के चला जाता है, शाहजहाँ गया रहता है वहाँ पे शिकार करने, तो एक बाज उड़ के चला जाता है जो सिख गुरु रहते हैं, और सिख गुरु उसको फिर देने से मना कर देते हैं। तो इस वजह से भी इनका संघर्ष शुरू होता है। और संघर्ष शुरू होता है तो अब मुगल सेना से थोड़ी ही ये जीत सकते थे। बाद में देखेंगे जब खालसा पंथ धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, फिर लड़ना जब शुरू करेंगे तो वहाँ पे फिर डिक्लाइन का कारण बनेंगे मुगलों का ये सिख भी बनेंगे वहाँ पे। तो ये होती है यहाँ पे, मतलब समझिए इनसे छोटी मोटी संघर्ष चलते रहे। और शाहजहाँ का नेतृत्व में क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे सफलता मिलती है इसके 1614 में। इसके नेतृत्व में जो मेवाड़ रहता है उसकी विजय होती है। तो मेवाड़ की विजय किसके काल में होती है, तो ये समझिए जहांगीर के काल में होती है। लेकिन विजय कौन करता है यहाँ पे, तो शाहजहाँ जाता है उसका नेतृत्व करके, और मेवाड़ का विजय होता है। तो ये मैंने आपको जहांगीर के काल में भी बताया है। तो ये होता है। और 1616 में देखेंगे शाहजहाँ द्वारा दक्षिण भारत का अभियान में सफलता प्राप्त करने पर उसे दक्षिण भारत का ये अभियान करता है, वहाँ पे इसको मतलब सफलता मिलती है। और देखेंगे 1617 में इसको जहांगीर द्वारा फिर खुर्रम से इसको शाहजहाँ की उपाधि प्रदान की जाती है वहाँ पे। तो ये भी मैंने आपको बताया है उस टाइम। तो मतलब ये शासक बनने का पहले का इसका कार्यकाल है ये बताया। और जो साम्राज्य विस्तार यहाँ पे बताया, तो ये तो मैंने आपको दिखाई दिया कि शासक जब बनता है तो कैसे कैसे अधिकार फिर करता है। क्योंकि जैसे मतलब शासन चेंज होता है वहाँ पे देखेंगे, वैसे ही वहाँ पे देखेंगे कि जो विद्रोह शुरू हो जाता है। जितने भी शासक होते हैं अधीन में तो आए रहते हैं, उसके बाद वो अपने अपने एरिया की स्वतंत्रता करने लगते हैं। तो ये होता है वहाँ पे जो मैंने बता दिया। अब हम शाहजहाँ के कुछ कार्य देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट कार्य है इसका, और ये धार्मिक नीति में भी इसकी आती है, तो ये भी आपको देख लेना चाहिए। तो ये प्रमुख कुछ कार्य हैं जो आपको देख लेना चाहिए। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो ये देखिए शाहजहाँ है जो ये सिजदा और पाओस प्रथा रहती है इसको समाप्त कर देते। तो जो सिजदा और पाओस प्रथा देखेंगे, सर को झुकाना, पाँवों को चूमना, ये बलबन के काल से ही चल रहा है। तो फिर इसको ये बंद करा देता है, मतलब ये सब चीज़ें सही नहीं है, ये बंद करा देता है यहाँ पे ये प्रथा की। और इलाही जो संवत रहती है उसके स्थान पे हिजरी संवत का प्रारंभ करता है। तो ये कैलेंडर थी, तो कैलेंडर मतलब इलाही संवत है, इसकी जगह पे हिजरी संवत का प्रयोग शुरू करा देता है। तो ये जो कैलेंडर रहता है देखेंगे मतलब 622 में ही हुआ रहता है। क्योंकि जो हिजरी संवत कैलेंडर देखेंगे तो ये मतलब इस्लाम धर्म में मैंने आपको बताया था, जो मोहम्मद साहब रहते हैं ये मक्का छोड़ के मदीना गए रहते हैं, उसी दिन ये जो कैलेंडर रहता है ये प्रारंभ किया जाता है हिजरी संवत। तो इसी को फिर ये शुरू करा देता है, ये कैलेंडर अब चलेगा। और इसमें जो होता है 354 दिन होता है साल में, तो ये शुरू करा देता है। और यहाँ पे देखेंगे गौ हत्या जो रहती है उस पर प्रतिबंध पहले रहती है देखेंगे, लेकिन इसको फिर से हटा देता है। मतलब अब गौ हत्या हो सकती है यहाँ पे। तो ये देखेंगे मतलब इसका भी जो देखेंगे तो औरंगजेब से थोड़ा बहुत ही इसका नीति इधर उधर था। औरंगजेब ज़्यादा कट्टर था, लेकिन ये थोड़ा उससे कम कट्टर था यहाँ पे देखेंगे हिंदुओं के प्रति। तो ये गौ हत्या फिर से शुरू करा देता है, और हिंदुओं को मुस्लिम दास रखने पर पाबंदी भी लगा देता है। तो अब हिंदू जो है ये मुस्लिम को दास बना के नहीं रह सकते, मतलब कि अपने घर में नौकर के रूप में उसका उपयोग नहीं कर सकते ये सब चीज़ें। और जो शासक भी है तो मतलब वो दास बना के नहीं रह सकता मुस्लिमों को, ये यहाँ पे शुरू करा देता है। और अपने शासन के 7वें वर्ष देखेंगे आदेश जारी किया, कोई हिंदू मतलब अगर स्वेच्छा से मुसलमान बन जाए तो उससे अपने पिता का जो भी संपत्ति होगा उसमें हिस्सा भी प्राप्त होगा। तो अब देखिए मतलब मुस्लिम बनने के लिए कितना आपको प्रोत्साहित
किया जा रहा है। तुम्हें तो मतलब जो हिंदू में हो तो अगर धर्म कन्वर्ट भी कर लिया अपना, तो एक तो तुम्हें जो पहला हिंदू धर्म में हो वहाँ से भी संपत्ति मिलेगी, पिता की जितनी संपत्ति है, और दूसरा ये होगा कि अगर तुम मुस्लिम धर्म में आ गए तो वहाँ तो मिलेगी ही जो भी सुविधाएं चल रही हैं। तो ये फायदा मतलब बताया गया ताकि तुम इस धर्म में आओ, तो वो कन्वर्जन का ये स्ट्रेटेजी था इन लोगों का। और हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए एक पृथक विभाग ही बना देता है। विभाग मतलब समझिए कि एक मंत्रालय टाइप का। ये क्या करेगा, वहाँ पे कन्वर्जन का काम करेगा। ये इसका एक ही काम होगा, इनको सैनिक भी दिया जाता था, इनके पास सैनिक भी होता था, और तरह तरह के वहाँ पे उलेमा, काजी, मुफ्ती ये लोग भी रहते थे सपोर्ट के लिए वहाँ पे कन्वर्जन के लिए। और देखेंगे पुर्तगालियों से युद्ध का खतरा होने के कारण देखते हैं कि आगरा में गिरजाघर रहती है, इसको तुड़वा देता है। तो अब पुर्तगालियों से इसको लगता है खतरा, क्योंकि ये आ रहे थे दरबार में पुर्तगाली, और वहाँ पे मतलब इन्हीं लोगों को वहाँ पे देखेंगे कि धमकी दे रहे थे कि अगर मतलब तुम जो हमारा व्यापार है अगर रोकने की कोशिश की तो फिर हम मतलब डायरेक्टली नहीं बोलते थे, वो ऐसा मतलब एक हिंट देते थे कि तुम्हें मतलब वहाँ पे देखनी पड़ जाएगी युद्ध मेरे से। तो अब बात करने से ऐसा नहीं है, बात करने से आभास हो जाता है कि अगला क्या करने वाला है। तो इन लोगों को पता चल गया था कि ये युद्ध कर सकते हैं हमारे से, तो क्या करता है गिरजाघर जितने भी रहते हैं वहाँ पे गिरवा देता है। जहाँ ये लोग रहते थे मोहल्ला बना के, गिरजाघर रहती थी, वहाँ पे पूजा पाठ करते रहते थे ये लोग, अपना चर्च वर्च भी रखते थे, मोहल्ला ही एक बसा लेते थे। समझिए एक जहाँ भी ये रहते थे अंग्रेज चाहे पुर्तगाली फ्रांस, ये एक मोहल्ला बसा लेते थे। तो बहुत सारा मतलब मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में आपको नाम सुनने को आएगा, विलियम फोर्ट की स्थापना हुई, ये फोर्ट वो फोर्ट, तो वो सब मतलब रहने के लिए अपना एक मोहल्ला ही बसा लेते थे ये लोग। और मुगल कला में देखेंगे, मुगल कालीन जो स्थापत्य कला एवं वास्तुकला की दृष्टि से जो शाहजहां रहता है, इसने अनेक भव्य इमारतों का निर्माण करा है, जिसके कारण इसका जो शासन है मध्यकालीन भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्वर्णकाल कहा जाता है, पूरा मध्यकालीन भारत को ही बता दिया जाता है इन लोगों की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है। मुगलों में आप मान सकते हैं कि शाहजहां के काल को स्थापत्य कला को स्वर्णकाल कहा जा सकता है। तो जो मैंने आपको बताया था, हुमायूं किस में एक्सपर्ट रहता है वहाँ पे, तो वो सातों दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनने का, तो वो जो एस्ट्रोलॉजी है इन सब में विश्वास रखता था। और दूसरा फिर देखेंगे कि जहांगीर रहता है, जहांगीर क्या बोलता है वहाँ पे कि मैं ऐसा चित्रकार हूँ कि किसी का भी चित्र देख के बता दूं कि कौन किसने बनाया है, तो वो चित्र में एक्सपर्ट रहता है। और अकबर किस में एक्सपर्ट रहता है, गायन शैली में देखेंगे कि वहाँ पे तानसेन रहते हैं, तो ये भी आपको पता है। और फिर ये शाहजहां के काल में आप देखेंगे, शाहजहां के काल में स्थापत्य कला आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा विकास होता है, तो ये इसके लिए फेमस होता है। और फिर इसके बाद जो आएगा औरंगजेब, तो ये किसके लिए फेमस रहेगा वहाँ पे, कट्टरता के लिए, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो स्थापत्य कला में अब स्वर्ण युग क्यों बोला जाता है ये भी आपको पता होनी चाहिए। ताजमहल बनाता है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, आपको पता है 7वें अजूबे में से एक अजूबा है ये। फिर दिल्ली का लाल किला देखेंगे, ये भी ये बनवाता है। दीवाने आम बनवाता है, दीवाने खास बनवाता है, जामा मस्जिद बनाता है, आगरा में मोती मस्जिद बनवाता है, तो ये सब कराता है। और आगरा में देखेंगे कि जामा मस्जिद आगरा में भी बनवाती है, इसकी पुत्री रहती है जहां आरा, वो बनवाती है। जहां आरा उस टाइम की समझिए सबसे मतलब पावरफुल महिला थी, तो जहां आरा मतलब इसकी पुत्री थी शाहजहां की, उस टाइम की सबसे मतलब समझिए पावरफुल महिला। उसकी उस टाइम जो मतलब उसको रेवेन्यू में से दिया जाता था 30 लाख का महीना दिया जाता था। लगभग आज देखेंगे तो 1.5 बिलियन रुपया हुआ, तो लगभग 1.5 अरब रुपया उसको दिया, मतलब उसकी कमाई थी उस टाइम की। ये मतलब सबसे उस टाइम की प्रभावी महिला, मतलब सबसे पावरफुल महिला थी। ऐसा उसका पावर देख सकते हैं कि उसकी जब शादी की बात हुई तो अब कोई भी ऐसा मिला ही नहीं जिससे वो शादी कर सके उसके रुतबे का। तो पहला नंबर तो एक मुगलों के रुतबे का कोई नहीं था, और जो उसकी पुत्री थी जहांआरा, तो वो इतना पावरफुल थी कि उसके रुतबे का कोई नहीं मिला। लेकिन बहुत सारे लव अफेयर थे उसके, ये बोला जाता है। एक तो सैनिक मतलब उस पर देखा था तो समझिए ऐसा किया गया था, उसका हाथी से सर को चलवा दिया गया था। सुंदर भी थी बहुत ज्यादा। और ऐसा भी मतलब बहुत सारे इतिहासकार उसमें बोलते हैं, अंग्रेजी इतिहासकार की, उस टाइम तो अंग्रेज आना शुरू ही कर दिए थे, कि जो शाहजहां था और इसकी पुत्री के बीच में कुछ नाजायज संबंध टाइप के थे, ऐसा बताया जाता है उनके द्वारा। और यही जो जहांआरा रहती है आपको देखने को मिलेगा लास्ट में, जब औरंगजेब कैद में डाल देता है इसको और ताजमहल के सामने, तो इसको साथ में रखा जाता है उसकी देखभाल के लिए। और मतलब ऐसा भी बोला जाता है कि उसकी माँ मरते टाइम में इससे बोल के गई थी कि तुम अपने पिता की हमेशा ख्याल रखोगी, इसीलिए उसको मतलब साथी में रख दिया जाता है। और मरते दम तक शाहजहां के वो देखभाल करती है वहाँ पे, जब आगरे के किले में उसको कैद कर दिया गया। और शाहजहां ही देखेंगे मयूर सिंहासन जो रहता है, ये शाहजहां ही बनवाता है। बाद में देखेंगे मयूर सिंहासन को नादिर शाह जब हमला करेगा तो मयूर सिंहासन के बारे में मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे। तो ये रहता है। अब हम देख लेते हैं शाहजहां के काल में कुछ विदेशी रहते हैं, ये आए रहते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। विदेशियों का लेके मतलब समझिए काफ़ी
मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में देखेंगे इसके काल में कौन आया था, शाहजहां के काल में, जहांगीर के काल में, अकबर के काल में, ऐसा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो ये पता होनी चाहिए थोड़ा सा। तो समझिए 2 फ्रांसीसी यात्री जो थे, जीन बप्तिस्ते टेरवानियर, जो एक जौहरी था इसके शासनकाल में आया था, तो जौहरी आया था एक, और दूसरे देखेंगे शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में 6 बार ये मुगल साम्राज्य की यात्रा करेगा। देखेंगे कि जो जीन बप्तिस्ते रहता है ये 6 बार यात्रा करता है इनके शासनकाल में। और दूसरा यात्री देखेंगे फ्रांसिस बर्नियर था, जो कि एक फ्रांसीसी डॉक्टर था, ये भी आया था इनके शासनकाल में, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इस काल में आने वाले 2 इटली के भी यात्री थे, तो इतालवी यात्री भी थे, पीटर मुंडी और निकोलो मुनुची भी इसके शासनकाल में आए थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और मुनुची अनेक घटनाओं की विशेषता है, उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में हमसे मतलब हमें इससे पता चलता है। जो मनुची था, ये जो उत्तराधिकारी युद्ध होगा ये मैं आपको अभी बताऊंगा, तो इसमें इसके बारे में बहुत सारा पता हमें चलता है। तो अब हम देख लेते हैं उत्तराधिकारी का युद्ध चलता है इन लोगों के बीच में। देखेंगे जो इसके 4 पुत्र रहते हैं, तो चारों में उत्तराधिकारी का युद्ध होता है, और ये घटना बहुत ही समझना चाहिए आपको। और इसके बाद ही डिक्लाइन ऑफ मुगल हो जाता है। उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब शासक बन जाता है जीत के, और फिर औरंगजेब की ऐसी नीतियां रहती हैं कि यहाँ पे मुगल को पे करना पड़ता है बाद में। तो होता क्या है देखिए, जैसे सीधे मतलब एक खबर फैलती है, मतलब आग जैसी, थोड़ा सा तबीयत इसका खराब होता है, शाहजहां बीमार होता है, तो खबर फैलती है ऐसी कि ये इसकी मृत्यु हो गई है यहाँ पे। और बीमार पड़ने पे उसने चारों पुत्रों द्वारा देखेंगे सर्वाधिक उदार, शिक्षित एवं सभ्य जो था वहाँ पे दारा सिकोह था, और दारा सिकोह को ये बहुत मानता भी था और बड़ा पुत्र भी था, तो इसको शासक ये घोषित करना चाहता था और अपना उत्तराधिकारी ये घोषित भी कर देता है। ये बीमार पड़ता है तो वहाँ पे तो अभी मरा नहीं रहता, लेकिन खबर फैल जाती है वहाँ पे कि जो शाहजहां है वो मर चुका है और ये दारा सिकोह को अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसके बाद जो इसके चारों पुत्र देखेंगे रहता है दारा सिकोह, औरंगजेब, शुजा रहता है वहाँ पे, और मुराद रहता है, शाह शुजा बोलते हैं उसको। तो ये लिखा भी है यहाँ पे, दारा सिकोह रहता है, शाह शुजा रहता है, औरंगजेब रहता है और मुराद बख्श रहता है। ये उत्तराधिकारी के लिए फिर संघर्ष आरंभ कर देते हैं यहाँ पे। और इनकी 3 लड़कियां रहती हैं यहाँ पे देखेंगे, और तीनों मतलब एक एक को यहाँ पे सपोर्ट करती हैं। 4 लड़के और 3 लड़कियां बची रहती है। 14वां पुत्र को जन्म देते हुए जो देखेंगे मुमताज वहाँ पे मृत्यु हो जाती है, लेकिन बचते साथी हैं यहाँ पे। तो जहाँ आरा रहती है, रोशन आरा रहती है एवं गोहन आरा, और ये सपोर्ट करती है मतलब अपने भाइयों को। तो जहाँ आरा जो रहती है देखेंगे दारा सिकोह रहता है, इसकी सपोर्टर रहती है ये, और रोशन आरा फिर औरंगजेब की रहती है सपोर्टर, और गोहन आरा जो रहती है ये मुराद की समर्थक रहती है, मतलब उत्तराधिकारी युद्ध में कि ये लोग शासक बन जाए यहाँ पे। तो ये उत्तराधिकारी युद्ध शुरू होता है। और देखेंगे जो युद्ध शुरू होता है, तो 4 मैंने बता दिया। अब युद्ध में क्या होगा यहाँ पे, तो पहला युद्ध अब देखेंगे जैसे मतलब ये बात फैलती है कि मर गया है वहाँ पे, युद्ध शुरू होता है। तो पहला युद्ध आप देखेंगे कि दारा सिकोह से होगा। और बंगाल में कौन बैठा है यहाँ पे, बंगाल में अपना शासक मतलब इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है यहाँ पे जो रहता है शाह शुजा, और शाह शुजा को फिर यहाँ पे हराने के लिए दारा सिकोह जो रहता है ये चल देता है यहाँ पे। और इन दोनों के बीच में देखेंगे बंगाल में युद्ध होगा, और इसको बहादुरपुर के युद्ध में मतलब हरा देगा जो दारा सिकोह चलता है शाह शुजा को हराने के लिए। और देखेंगे बहादुरपुर का युद्ध होता है दोनों के बीच में, और शाह शुजा हार जाता है यहाँ पे। तो शाह शुजा अब गया समझिए, और 3 अब बचा, औरंगजेब, मुराद बख्श और दारा सिकोह। अब इन तीनों में युद्ध होगा। तो यहाँ पे लिखा है, पहले ये देख ले। प्रथम युद्ध देखेंगे शाह शुजा एवं दारा सिकोह के बीच में होता है, और ये दारा सिकोह का लड़का भी रहता है यहाँ पे देखिए, सुलेमान सिकोह रहता है, ये रहता है। और आमेर के राजा जो रहते हैं जयसिंह, ये सपोर्ट कर रहे थे यहाँ पे समझिए शाह शुजा की। तो इन लोगों की हार होती है यहाँ पे, और समझिए जो शाह शुजा रहता है ये चला जाता है यहाँ पे। अब आएगा औरंगजेब, और औरंगजेब यहाँ पे चाल चलता है। 1658 में बहादुरपुर का युद्ध होता है। इस संघर्ष में शाह शुजा पराजित हो जाता है। फिर अब शाह शुजा जैसे पराजित होता है, तो अब क्या करता है औरंगजेब यहाँ पे चाल चलता है, मुराद बख्श को अपने में मिला लेता है, बोलता है कि हम दोनों लड़ते हैं यहाँ पे, जो दारा सिकोह है इससे लड़ते हैं हम। तो ये यहाँ पे दोनों देखेंगे, मुराद बख्श, ये गुजरात का सूबेदार रहता है मुराद बख्श, और ये दक्षिण भारत में रहता है औरंगजेब। तो ये दोनों मिल जाते हैं वहीं से, और मिल के फिर बोलते हैं कि दारा सिकोह को हम लोग हरा दिया जाए। और फिर दारा सिकोह जो रहता है इससे युद्ध भी होता है। दारा सिकोह की सेना जिसका नेतृत्व देखेंगे महाराज जसवंत सिंह कर रहे थे, हम देखेंगे कासिम खां कर रहा था दारा सिकोह का नेतृत्व यहाँ पे। तो राजपूत मतलब इससे काफी जुड़ के थे। तो वहाँ पे जो दारा सिकोह रहता है तो वो काफ़ी धर्म में उसको ज्ञान रहता है, और सब धर्म को जोड़ के चलने की बात वहाँ पे कर रहा था। तो सभी इससे जुड़े भी थे, और वहाँ पे फिर यहाँ पे युद्ध में सपोर्ट भी करते हैं दारा सिकोह को। लेकिन यहाँ पे अब हार होती है औरंगजेब से इन लोगों की, और 1658 ईस्वी को घरमट नामक स्थान पे ये युद्ध होता है, और दारा सिकोह पराजित होता है। तो धर्मट का भी युद्ध इसको बोलते हैं, क्योंकि इसी जगह पे हुआ रहता है। तो उसी के जगह पे जहाँ पे होता है वो उस युद्ध का नाम उसी के नाम पे रख दिया जाता है। तो इसमें दारा सिकोह हार जाता है, लेकिन देखेंगे फिर से दारा सिकोह सबको एक बार फिर से
संगठित करता है और फिर दूसरा बार भी ट्राई करता है औरंगजेब से लड़ने का। यहाँ पे तीसरा युद्ध भी दारा सिखों और औरंगजेब के बीच में होता है, सामूरगढ़ का युद्ध बोलते हैं। इसमें भी दारा सिखों की पराजय हो जाती है और फिर इस्लाम की अवहेलना के कारण इसको फिर वहाँ पे देखेंगे फांसी की सजा दे देता है जो औरंगजेब रहता है। और फिर देखेंगे एक लास्ट युद्ध होता है, मतलब समझिए 1659 में, और मुराद को भी ये समझिए एक युद्ध में हरा देता है। जो इसके साथ लड़ता है मुराद को भी हरा के फिर यहाँ पे उसको भी मरवा देता है। और उत्तराधिकारी का लास्ट युद्ध जो होता है देखेंगे खजुआ नामक स्थान पे होता है। खजुआ नामक स्थान पे जसवंत सिंह रहता है, जो देखेंगे वहाँ पे दारा सिखों के साथ लड़ा था। ये एक बार और लड़ता है यहाँ पे, लेकिन औरंगजेब इसको हरा देता है और मतलब समझिए पूरी तरह से इन लोगों को दबा ही दिया जाता है। और फिर क्या होता है वहाँ पे दारा सिखों का कहानी अब थोड़ा सा जान लीजिए। उसका सिर कटवा के औरंगजेब की सेना फिर क्या करती है, वो हुक्म देती है कि पूरे दिल्ली में इसको घुमाया जाए और फिर इसका जो शरीर रहता है इसको दफना दिया जाता है। हुमायूं के मकबरे में ही इसको भी दफना दिया जाता है वहाँ पे दारा सिखों जो रहता है। थोड़ा सा मतलब दारा सिखों के बारे में भी जान लीजिए। अब दारा सिखों का इतिहास तो अलग से पढ़ाया नहीं जाएगा। और शाहजहाँ का एक और भी काम है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो ये तीर्थ यात्रा कर रहता है फिर से लगा देता है तीर्थ यात्रा कर, जो कि अकबर हटाया था तो तीर्थ यात्रा कर लगा देता है। लेकिन देखेंगे बनारस वाले इलाकों में करविंद्राचार्य रहते हैं, उनके कहने पे मतलब वो कहते हैं तो फिर ये हटा भी देता है, वहाँ पे उस इलाकों में हटा देता है तीर्थ यात्रा कर। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये आया है एक बार। बनारस और इलाहाबाद का स्थान रहता है, वहाँ पे तीर्थ यात्रा कर हटा दिया जाता है शाहजहाँ जब कविंद्राचार्य कहते हैं। और दारा सिखों रहता है तो इसका बड़ा पुत्र रहता है, इसके बारे में आपको तो पता ही है, लेकिन इसको इससे ज्यादा प्यार रहता है दारा सिखों से। इस वजह से भी देखेंगे औरंगजेब चीरहा रहता है, औरंगजेब चीरहा रहता है, इससे ज्यादा प्यार रहता है और ये सहिष्णु भी रहता है। बाद में इसकी जो कट्टर नीतियाँ रहती हैं इसका थोड़ा सा प्रभाव देखेंगे जब बाद में पड़ता है दारा सिखों का, तो ये कट्टर नीतियाँ छोड़ता भी है। ये सब जो तीर्थ यात्रा कर मैंने बोला कि कविंद्राचार्य के कहने पे हटाता है बनारस और वहाँ पे इलाहाबाद वाले इलाकों में, तो ये इसी के प्रभाव में आके हटाता है। और औरंगजेब और दारा सिखों मतलब दोनों एक दूसरे को दोनों का अपना हत्यारा मानते थे। इनको लगता था कि उत्तराधिकारी युद्ध तो होगा ही, जैसे शाहजहाँ मरेगा तो ये फिर वहाँ पे पहले से ही प्रिपेयर रहता है औरंगजेब की, आखिर में इनको युद्ध में तो हराना ही है जैसे शाहजहाँ वहाँ पे मरता है। और फिर बहुत सारे इतिहासकार है तो उसमें ये भी बताया जाता है कि दारा सिखों अगर मतलब शासक बनता है वहाँ पे, औरंगजेब नहीं बनता, मान लीजिए दारा सिखों जीत जाता है युद्ध और वहाँ पे शासक बनता है, तो ऐसा बोला जाता है कि जो मुगल साम्राज्य है इतना जल्दी डिक्लाइन नहीं होता, क्योंकि जितने भी राजपूत, सिख, मराठा सभी को जोड़ के वहाँ पे चलता दारा सिखों जो रहता है, और कुछ दिनों तक और मुगल साम्राज्य चल पाता वहाँ पे, ऐसा बोला जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि जो दारा सिखों है वहाँ पे तो उसको बोला जाता है कि उतना एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी उसके पास नहीं थी जितना औरंगजेब के पास थी। तो औरंगजेब से मतलब जितने भी सूबेदार, मनसबदार जितने भी थे वो थर थर कांपते थे वहाँ पे। तो जितना मतलब दक्षिण भारत में अभियान हो सका ये सब नहीं हो पाता, ये भी बोला जाता है। लेकिन दारा सिखों रहता तो समझिए कि अब ये जितना बढ़ावा देता सभी धर्मों को, फिर वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि इसका सभी चीज़ें पढ़ा था, तो फिर ये पश्चिम से बराबरी करने का सोचता और वहाँ पे पश्चिम में जितने भी आविष्कार हुए हैं यहाँ भी लाने का कोशिश करता। और मुगलों और जो अंग्रेज थे तो वो फिर शासक नहीं बना पाते, अगर यहाँ भी मतलब हम विज्ञान में नहीं पिछड़ते तो वो लोग हमारे ऊपर शासक नहीं कर पाते, ऐसा भी बोला जाता है। और दारा सिखों का एक ये भी कारण माना जाता है गलती की, वो हार जाता है औरंगजेब से, वो किसी की बात मानता नहीं था। इतना सारा बुक पढ़ चुका था किताब कि वो अपने आप को सबसे उत्तम वहाँ पे समझता था, कोई भी अगर उसको सलाह दे तो सुनता नहीं था। तो फिर वो दो युद्ध में हार भी जाता है, क्योंकि सैनिक जो रहता है वो आपको सैनिकली अच्छा सुझाव देगा। तो अब कभी भी युद्ध होता है तो देखेंगे जो युद्ध हुआ था हमारा पाकिस्तान से, तो उसमें इंदिरा गांधी मैडम जो थी वो सीधे सेना को बुला के पूछती है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं पूछता। यहाँ पे इतना चीज पढ़ चुका था, मतलब किसी की बात नहीं सुनता था वहाँ पे, तो सैनिक वगैरह से नहीं पूछना, सब युद्ध की स्ट्रेटेजी खुद बनाना, खुद लड़ना पहले जाके वहाँ पे। तो इस वजह से इसकी हार हो जाती है औरंगजेब से। औरंगजेब बहुत कुशल रहता है सैनिक में, समझिए वो दक्कन में अभियान कर चुका है, कंधार में अभियान कर चुका है, तो वो काफी इनसे आगे था वहाँ। तो मतलब कुछ किताब पढ़ के वहाँ पे ज्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए, ये चीजें समझना चाहिए। और जैसे मतलब दारा सिखों से देखेंगे सामूरगढ़ का युद्ध होता है, तो पहला बात है औरंगजेब जो रहता है ये मरते मरते वहाँ पे बचता है। एक राजपूत का तलवार मतलब रहता है, उसके एक वार से इसको मतलब इतना घायल हो गया रहता है, थोड़ा सा और अगर गहरा घाव रहता है वो वहाँ पे मर ही जाता है औरंगजेब जो रहता है, लेकिन बच जाता है वहाँ पे, क्योंकि जितने राजपूत थे तो वो सपोर्टर थे दारा सिखों के, तो उधर से लड़ रहे थे और इसको युद्ध में मतलब बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है वहाँ पे। लेकिन फिर युद्ध जीत जाता है जो औरंगजेब रहता है, तो ये रहता है। तो बाद में मतलब इसके सर को कटवा के पूरे दिल्ली में घुमाया जाता है, वहाँ पे दिखाया जाता है मतलब कि कोई विद्रोह ना करे, तो ये होता है। फिर देखेंगे शाहजहाँ जो रहता है इसको भी कैद में डाल दिया जाता है, जो मैं वहाँ पे बोला हूँ। तो शाहजहाँ अभी मरा नहीं है जैसा मैंने बताया, वो तो युद्ध जो हो रहा था अभी, तो युद्ध किस वजह से हो रहा था, क्योंकि फैल गया था वहाँ पे कि शाहजहाँ तो मर गया है, लेकिन अभी मरा नहीं रहता है। शाहजहाँ रहता है आगरे के किले में, फिर इसको कैद कर देता है शाहबुर्ज में,
और उसके अंतिम समय बड़े दुख और मानसिक कलेश के साथ बीतते हैं। तो मानसिक कलेश के साथ तो बीतेगा ही, वहाँ पे 8 वर्ष एक काल कोठरी जैसा समझिए बंद कर देता है। जहांआरा को उसमें डाल देता है इनकी सेवा करने के लिए, जो इनकी पुत्री रहती है, और इसकी प्रिय जो पुत्री रहती है जहांआरा, इसको भी साथ में डाल देता है सेवा करने के लिए। और यहीं से ताजमहल ये देखते देखते समझिए 8 साल बाद मर जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और 1666 में उसका देहांत हो गया। उस समय उसकी आयु जो रहती है 74 वर्ष थी। और उसकी प्रिय बेगम रहती है मुमताज महल, समझिए उसी के पास में दफना दिया जाता है। तो ताजमहल में भी इसको भी दफना दिया जाता है जो शाहजहां रहता है। और खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री जो रहती है अर्जुमंद बानो बेगम, उससे हुआ रहता है। और बाद में यही मुमताज महल कहलाती है, जो मैंने आपको बताया ही, जिसे शाहजहां ने मलिके जमानी की उपाधि दी थी। तो मलिके जमानी मतलब पूरे जमाने में तुम ही हो बस एक की उपाधि दी थी। और 1661 में जो रहता है ये प्रसव पीड़ा के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो मैंने बताया 14वां बच्चे को जन्म दे रही थी। और आगरा में उसके शव को फिर दफना कर उसकी याद में संसार का प्रसिद्ध जो रहता है ये ताजमहल का निर्माण करवाता है। और ताजमहल के ही पास इसको कैद में डाल दिया जाता है औरंगजेब द्वारा, और बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये यहाँ पे शाहजहां जो रहता है इसका चैप्टर, और इसका पूरी तरह से समझिए खत्म हो गया जो भी कहानी था। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में जो औरंगजेब रहता है। तो औरंगजेब भी बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। और इसके बाद जो आएगा उत्तरवर्ती मुगल हमें देखना है, और डिक्लाइन ऑफ फिर जो मुगल रहता है वो भी हम देख लेंगे। और इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, ये भी थोड़ा लंबा वीडियो होगा। तो ये लोगों का मतलब जो इंपॉर्टेंट शासक है तो उसमें हमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अकबर में भी टाइम लगा था। अकबर में तो 2 वीडियो था, लेकिन ये एक वीडियो में ही समाप्त हो गया। और कृपया आप लोग सीक्वेंस में देखें, और जो कम्युनिटी पे क्वेश्चन डलता है उसका भी आंसर देने का कोशिश करें। तो ये शाहजहां का चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखेंगे औरंगजेब के बारे में। ओके गाइस, थैंक यू। और आप लोग कृपया सीक्वेंस में बस